ये बेस्ट ऑपरेटर्स आएंगे, इंटरनेशनल प्रैक्टिस होगी, पूरी दुनिया ने ये मॉडल अडॉप्ट किया है, हम क्यों नहीं करेंगे? हमें भी ये मॉडल अडॉप्ट करना है। और हम G2G भी कर सकते हैं, लेकिन मेरी मिनिस्ट्री की प्रेफरेंस है कि हम कंपेटिटिव बिडिंग में जाएं और सारे ऑपरेटर्स जो हैं वो आएँ और आके यहाँ पे उनको मौका हम देंगे। कतर को भी ऑफ़र किया गवर्नमेंट ने, शायद UAE को भी ऑफ़र किया जाए। तो बेस्ट मॉडल हमारे नज़दीक यही है कि कंपेटिटिव बिडिंग हो और इंटरनेशनल ऑपरेटर्स का कंपटीशन हो। जो बेस्ट बिड दे, पाकिस्तान उसको अपने एयरपोर्ट 1 या 2 या 3 जो भी सूरत हाल बने उसको वो आउटसोर्स करे। बहरहाल ये तीनों जो एयरपोर्ट्स हैं ये रडार पे हैं, इनको अपग्रेड होना चाहिए। शहरियों को बेहतरीन सहूलतें मिलेंगी, पाकिस्तान को अपफ्रंट अमाउंट मिलेगी और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर आएगी और एक ख़ास मुद्दत के बाद जो भी तय होगी वो चले जाएंगे और सब कुछ वापस हमारे हवाले कर जाएंगे। फिर उस वक्त जो लोग होंगे वो उस वक्त की हुकूमतें वो फैसला करेंगी कैसे आगे लेके चलना है। बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर है, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। अब आ जाएं आप PIA पे। PIA मुद्दतों का व्यवहार अदारा है, मगर मैंने इन चंद माह में ये अंदाज़ा लगाया है कि ये काबिल इस्लाह है, लेकिन उसके लिए बहुत संजीदगी और तसलसल की ज़रूरत है और बहुत लंबा चौड़ा टाइम नहीं है इसके लिए चाहिए। क्योंकि PIA जो है अगर इसके यूरोप के और UK के रूट्स खुल जाएं, जिसके लिए हम एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं और गोल पोस्ट के करीब होते चले जा रहे हैं, एक्सटर्नल प्रेशर भी बेपनाह है, एंटी लॉबी भी बहुत ताकतवर है जो PIA को चाहती है कि फ्लाई ना करे। क्योंकि PIA का शेयर, मेरे पास फिगर्स मौजूद हैं, कौन कौन सी एयरलाइन ले गई है, लूट के ले गई है। तो दिल तो नहीं करता कि PIA का शेयर वापस आए, लेकिन हम पूरा अपना जोर लगा रहे हैं और उसका ये होगा कि रूट्स खुल जाएंगे तो टिकट भी एकदम नीचे आएगा, क्योंकि कंपटीशन शुरू हो जाएगा। हमारे पास अगर कोई 12 से 14 जहाज़ ऐड हो जाए लीज पे, ड्राई लीज पे अच्छी कैपेसिटी के, और हमारे ये रूट्स खुल जाएं तो हम अपनी न सिर्फ ये कि ऑपरेशनल कॉस्ट क्रॉस कर जाएंगे, पूरी कर जाएंगे, बल्कि जो डेट सर्विसिंग है वो डेट सर्विसिंग भी करने के काबिल हो जाएंगे। क्योंकि डेट पुराना है, तकरीबन 650 या 700 अरब के बीच का है, कौमी बैंकों का ज़्यादा डेट है। लेकिन PIA ये सारा कर सकता है अगर उसे काम करने दिया जाए और तसलसल रहे। ये ना हो कि अखाड़ पछाड़ होती रहे, तसलसल रहेगा तो ये काम 3 से 4 साल में हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। मेरे पास जो चंद महीने बाकी हैं, अगर अल्लाह को ज़िंदगी देना मंजूर है तो उसमें जो हम कर जाएंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो फूड क्वालिटी, उसको हमने इम्प्रूव किया है, आप टेस्ट कर सकते हैं, पहले की निस्बत फूड क्वालिटी इम्प्रूव हुई है। लाहौर में बहुत तबाही थी, कराची में हमारा अपना किचन है, पिंडी में भी अपना किचन है, पिंडी किचन एयरपोर्ट से बहुत दूर है, उसको कुछ ठीक किया है, मज़ीद ठीक करने की गुंजाइश है। कराची वाले की कैपेसिटी बढ़ा को बेहतर किया, इम्प्रूव किया, उसको 600 लोग काम कर रहे थे, लेकिन वो मायार नहीं था जो चाहिए था, मायार बेहतर किया है। लाहौर में पता नहीं किसको इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ था और वो हम जानते नहीं थे कौन है, उसकी मायार बहुत घटिया था। अब फिर इन्होंने कंपेटिटिव बिडिंग की तो अब सूरत हाल बेहतर है। दूसरी बात है जहाज़ों की हालत। 14 आपके पास A320 हैं, 4 नए लिए हैं लीज पे, 10 पहले वाले थे। तो जो नशिस्तें थी वो 7 जहाज़ों की ठीक होने वाली थी, कोई हाल नहीं था नशिस्तों का। उन 7 में से 2 की नशिस्तें ठीक हो गई हैं, बाकी 5 की इंशाल्लाह मार्च तक मुकम्मल सीटें बदल जाएंगी और वो बिल्कुल नई सीटें होंगी, चेंज होंगी, लोगों की ज़िंदगी आसान हो जाएगी। क्योंकि ये A320 गल्फ़ में भी जा रहा है और ये डोमेस्टिक फ़्लाइट भी कर रहा है, तो ये एक टास्क मुकम्मल होगा। दूसरी बात है आपके 777, आपके पास 12 777 है। जब ये चार्ज लिया था 8 फ्लाई कर रहे थे, 4 नहीं कर रहे थे। ये जो 2 777 है ये इंशाल्लाह एक इस महीने और एक अगले महीने फ्लीट में वापस आ जाएगा, तो 10 777 फ्लाई करेंगे। बाकी जो 2 हैं उनका मुश्किल काम है। ये जो 777 है इनकी भी सीटों के हालात ठीक नहीं है और यहाँ पे इंफोटेनमेंट का सिस्टम भी ऑब्सलीट हो गया है। तो इंफोटेनमेंट का नया सिस्टम लेके आ रहे हैं, इनकी सीट्स भी तब्दील होंगी। ये एक महंगा काम है, मरहलावार होगा, इसको 8 महीने तकरीबन लग जाएंगे, हम एक एक 2 करके बदलते जाएंगे। सबसे पहले बदलेंगे लाहौर, इस्लामाबाद, मॉन्ट्रियल वाले जो लॉन्ग रेंज जहाज़ हैं, क्योंकि वो लोगों की जो ट्रैवलिंग है वो कई घंटे की ट्रैवलिंग है, तो वो लोग बहुत ख़राब होते हैं उसके ऊपर। ये 14 घंटे टोरंटो का है ट्रैवलिंग टाइम,
तो इसकी हम बिजनेस क्लास की सीट्स भी बदलेंगे और इकॉनमी क्लास की सीट्स को बदलेंगे और कैबिन की इंटरनल हालत इंशाल्लाह बदल देंगे। बिल्कुल ये हमारी कमिटमेंट है, अगर अल्लाह ताला को मंजूर हुआ यही रोड मैप है, ताकि जो फ्लीट अवेलेबल है उसकी शक्ल बदल जाए और लोगों की ज़िंदगी आसान हो, ट्रैवलिंग आसान हो, पीआईए की क्रेडिबिलिटी में इजाफा हो। पीआईए की ब्रांडिंग जो थी वो ना होने के बराबर थी, कोई बजट ही नहीं था। अब हमने उन्हें कहा है और वो बजट गवर्नमेंट ही लगाएगी, हम मार्केट से कलेक्ट करेंगे। तो हमारा 48 करोड़ रुपए का टारगेट है कि हम ये 2 करोड़ से 48 पे लेके जा रहे हैं और ये हम अचीव कर लेंगे। मैं आपको बताऊं, काम शुरू हो चुका है इस पे। इसके अलावा जो रवैया है पीआईए के स्टाफ का, मैंने अपने तौर पे चेक किया, मैं मुसलसल चेक करता हूँ, रवैया भी अल्हम्दुलिल्लाह पहले से बेहतर हुआ है। उनको अपना रवैया मज़ीद बेहतर करना है। जो हमारी शराकत दारी है इनके साथ, टर्किश के साथ, वो एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है और मैं आपको बता रहा हूँ 53,000 टिकट बिक चुके हैं अब तक, तकरीबन 1.5 से 2 माह में, और 3 अरब रुपया का रेवेन्यू आ चुका है रेलवेज़ को, सॉरी पीआईए को, ये पीकेटी के प्रोजेक्ट्स। एमिरेट्स के साथ हमारी बातचीत चल रही है कोड शेयर के लिए, उनकी प्रपोज़ल आई है, हमने भी अपनी प्रपोज़ल दी है। तो इंशाल्लाह ताला मैं दुआगो हूँ और पुरुमीद हूँ कि एमिरेट्स के साथ भी कोई रास्ता बनेगा कि हमारा जॉइंट वेंचर और कोड शेयर हो जाए। ये थी पीआईए की बात। और ये बात अपना आपके एविएशन की। अब आ जाते हैं रेलवेज पर। रेलवे पे थोड़ी सी तफसील, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि रेलवे जुलाई से दिसंबर तक जो ये 6 माह इस माली साल के 28 अरब 30 करोड़ रुपए हमने कमाए हैं। 53 अरब के अखराजात हैं। अब ये अखराजात 53 अरब कैसे हैं? इसमें से पेंशन के 20 अरब हैं, 19 अरब 93 करोड़ रुपए, तकरीबन 20 अरब रुपए पेंशन पे सिर्फ लग गए हैं। ऑपरेशनल अखराजात 33 अरब हैं। इसका मतलब है कि जो ऑपरेशनल खसारा है वो 4.25 अरब है। ये 4.25 अरब नहीं होना था। हमने 7 अरब का रेवेन्यू लॉस किया है 2 महीने जो हमारी सर्विस बंद रही है फ्लड की वजह से। यानी अगर ये फ्लड वाली उस्ताद ना आती तो ऑपरेशनल लॉस 0 था। सिर्फ वही पैसे थे जो पेंशन की मद में पड़ते हैं, क्योंकि पेंशन भी हमें कमा के देनी पड़ती है और कुछ गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करती है, तब करके गुजारा होता है। हमें तकरीबन 21 अरब 70 करोड़ की सब्सिडी अब तक मिली है और बड़ी मुश्किल से मिली है। हमें पेंशनर्स के लिए पैसे लेने में बड़ी दिक्कत आती है। फाइनेंस पे बड़ा प्रेशर है, फाइनेंस डिपार्टमेंट पे। अभी भी 3.25 अरब रुपया रिलीज़ कराया है और रात तक बैठ के हमारे लोग काम करते हैं, बैंक्स को बांटा है ताकि पेंशनर्स तक पैसा जाए और उनका चूल्हा जले। सैलाब ने हमारे अदारे को 500 अरब रुपए के लगभग इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया। इसके बावजूद फेडरल गवर्नमेंट से एक आना लिए बगैर हमने अल्हम्दुलिल्लाह रेलवे के मजदूरों ने, मेहनत कशों ने, मैनेजमेंट ने सर्विस को बहाल किया है। अब एक हिरक ब्रिज है जो चल रहा है, उस पर कुछ वक्त लगेगा। उस पर एनएलसी डे एंड नाइट काम कर रही है। वो पैसों का मसला है हमारे लिए, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ आगे जाके कि जो रोज़ का शॉर्टफॉल है वो कितना है, और ये भी बताऊंगा कि शॉर्टफॉल को पूरा करने का रास्ता क्या है। सिर्फ मुश्किलात का जिक्र नहीं करना, उसका सोल्यूशन भी तो बताना है ना। अब हमारी कोशिश ये है कि अदारों को कदमों पर खड़ा करें, क्योंकि जिस हाल में मिला है वापस तो सवा सत्यानाश कर दिया था। तो ऑपरेशनल कॉस्ट जो है वो भी पूरी करनी है और किसी तरीके से खसारे को कम करने की कोशिश करनी है। सैलाब से पहले 47 ट्रेनें चल रही थी, अब 36 चल रही हैं, मगर रेवेन्यू 47 जितना है। ये सिर्फ किराया बढ़ा के नहीं हुआ, इसके लिए हमने रेक फुल कंपोजिशन पे चलाया है। और आप समझते हैं फुल कंपोजिशन का क्या मतलब है। जो 16-17 पे चल रही थी वो 20-21 पे चल रही है। तो इस तरीके से हमने सीट कैपेसिटी जो है कोशिश किया है कि वो कम ना होने पाए। अब ये है कि इस वक्त हमारी आमदनी 15.5 करोड़ रुपए रोजाना है और हमारा खर्चा 19 करोड़ रुपए रोजाना है। ये एक आपको मैं रफ फिगर दे रहा हूँ, इस पर 10-20 लाख प्लस माइनस हो सकता है। 15.5 करोड़ रुपए रोजाना हम कमाते हैं, हमें 19 करोड़ रुपया खर्च करना है। ये बड़ा गैप है। जब आप इसको 365 दिनों पे ले जाएंगे, ये गैप फिल कैसे होगा? इसके 4-5 रास्ते हैं। पहला ये कि हम सुप्रीम कोर्ट रिव्यू में गए हुए हैं, हमने इस्तदा भी की है। अगर हमें अपने ज़मीनों के कमर्शियल यूटिलाइजेशन पे पाबंदी जो लग गई थी, मेरे बाद की बात है, चीफ जस्टिस साहिबान लगा गए थे, उसकी इजाज़त मिल गई जो मिलनी चाहिए जायज़ तरीके से, एक ट्रांसपेरेंट मैनर में। तो हम यहाँ से बहुत रेवेन्यू निकाल सकते हैं, अदरवाइज़ कब्जे हो जाएंगे। इस तरह बच जाएंगी, रेगुलराइज हो जाएंगी और सरकार को रेवेन्यू आ जाएगा। दूसरा है ब्रांडिंग। ब्रांडिंग पे रेल कॉप जो है वो काम कर रही है। रेलवे की
पैनल्स अंदर जो बाहर हैं, स्टेशन हैं, इनकी ब्रांडिंग से भी हम पैसे निकाल सकते हैं, रेवेन्यू आ सकता है। उस पर हम बहुत संजीदगी से काम कर रहे हैं। तीसरा रास्ता है ऑप्टिक फाइबर के लिए, जो मुख्तलिफ हमारे पास ऑफर्स आई हुई हैं। हम बातचीत कर रहे हैं कि जिसने ऑप्टिक फाइबर डालनी है वो रेवेन्यू शेयरिंग फार्मूले पे रेलवे से बात करे। इसे कुछ वक्त लगेगा, लेकिन ये रास्ता बन जाएगा इंशाल्लाह, और ये भी रेलवे को मुस्तकबिल में एक परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम होगा। इसके बाद अगली बात है कि मजीद रेवेन्यू आपने कहाँ से निकालना है। वो है जो आपके ट्रैक हैं, ये अल्हम्दुलिल्लाह सेफ हैं, लेकिन इन्हें टॉप ऑफ लाइन मेंटेनेंस चाहिए। फ्लड के बाद बड़ा नुकसान हुआ है, हमने अपना गुजारा तो कर लिया है, सेफ्टी मेजर्स तो ले लिए हैं, लेकिन हमें फंडिंग चाहिए इसके लिए, जिसकी हमारे रेवेन्यू में कोई गुंजाइश नहीं है। हम तो आपको बताया पहले ही 3.5 पौने 4 करोड़ रुपया रोज़ का कम आता है, तो फिर क्या करें। तो वो जो डोनर्स कॉन्फ्रेंस जिनीवा में हो रही है, उसमें हमने 40 अरब रुपए की अपनी रिक्वेस्ट मिनिस्टर ईएडी और मिनिस्टर पीएनडी के ज़रिए, पीएम साहब के ज़रिए भिजवाई है। हमें तवक्को है कि वहाँ से हमें कुछ मिल जाए, तो वो पाकिस्तान रेलवे सिर्फ ट्रैक्स की मेंटेनेंस पे लगाया जाएगा जो सैलाब की तबाही की वजह से मुतासर हुए हैं। उसका फ़ायदा ये होगा कि ईआरस ख़त्म होंगी, इंजीनियरिंग रेस्ट्रिक्शंस, बैलेंस पूरी आएगी, स्लीपर पूरे आएंगे, ट्रेन की स्पीड बढ़ेगी, टर्न अराउंड टाइम जो है वो कम हो जाएगा और लाइन कैपेसिटी बढ़ेगी, तो इनको फिर मजीद ट्रेन चलाने का मौका मिलेगा। पेंशन अब तक जुलाई से दिसंबर तक 17.5 अरब रुपए अदा किए हैं। तनख्वाहों की मद में 17.5 अरब और पेंशन की मद में 20 अरब पे कर चुके हैं। तो वो मैंने आपको बता दिया, 3.25 अरब की रिलीज़ हो गई है। अभी आ जाएं कोचिज़ पे, जिसका तमाशा लगाने की कोशिश की गई है। पाइपलाइन जी की तरह पाइप यहाँ पे सामने रख, ये पाइप्स की आप तस्वीर बना लीजिएगा। ये एक आपको बारीक पाइप नज़र आ रहा है और एक मोटा पाइप नज़र आ रहा है। बहुत सादा ज़बान में बात करूँगा, ये यही पड़े रहेंगे, बाद में बना लें आराम से। आप पहले मेरी बात सुन लें। ये एक जो बारीक वाला पाइप है ये 7 डायामीटर का है, और जो मोटा पाइप है ये 20 डायामीटर का, 20 mm सॉरी डायामीटर, उसका डायामीटर 20 mm है जो मोटा वाला है। बारीक वाला जो है वो 7 mm का डायामीटर है। भाई यही कहानी है। ये क्या कहानी है ये सुने जरा। रेलवेज जो है पाकिस्तान की और इंडिया की, इनके अंदर है ब्रॉड गेज। दुनिया में और कहीं ब्रॉड गेज नहीं है, ये तो आपको मालूम है। जब आप चाइना से कोई चीज़ लेंगे वहाँ ब्रॉड गेज नहीं है, वो उसका स्टैटिक टेस्ट करेंगे, उसके हर तरह के प्रेशर को चेक करेंगे, लेकिन उनके पास वो ट्रैक नहीं है जो पाकिस्तान के पास, वो दौड़ा नहीं सकते उसको। सारे स्टैटिक टेस्ट मुकम्मल हुए हैं, हर चीज़ क्लियर हुई है, टॉप ऑफ लाइन मैकेनिकल इंजीनियर गए हैं, कोई एक आदमी गया है और उसकी इंस्पेक्शन हुई। अब वो पाकिस्तान आ गई हैं, बंदरगाह पे उतर गई हैं। अब आप मुझे बताइए कि क्या रेलवे अपनी एसओपी फॉलो ना करे कि उनका रनिंग का टेस्ट होना चाहिए था, या उसके बगैर ही मुसाफिरों को चढ़ा देते उसके ऊपर। ऑब्वियसली ये एक एसओपी है, दहाइयों से है। 100-2,500 किलोमीटर उन कोचिज़ को चलाया गया है, राइट फ्रॉम कराची टू पेशावर एंड देन टू खानेवाल, और फिर ब्रांच लाइनों पे घुमा के लेके आए 2500 किलोमीटर। 2000 पार्ट्स होते हैं एक कोच में, लिख लें 2000 पार्ट्स। उनमें से एक पार्ट पे हमारा एतराज़ हुआ कि ये पाइप जो था जिसका 7 mm डाया है, इसका काम है कि ये सिग्नल देता है ड्राइवर को कि ब्रेक लगा दो। ये हर कोच में लगा हुआ है, गार्ड के पास भी, पैसेंजर के पास भी। वो जंजीर खींचेगा, प्रेशर डेवलप होगा इस पाइप के जरिए, सिग्नल जाएगा इंजन में और वो ब्रेक लगा देगा। ये सिग्नल पास नहीं हो रहा था ठीक तरीके से, ना गार्ड का ना पैसेंजर का। तो हमारे इंजीनियर और सीनियर इंजीनियर साथ आए हुए हैं, वो 6 महीने यही रहेंगे, 2 साल की वारंटी है। 6 माह वो इंजीनियर साथ रहेंगे यहाँ पे। हमने उन्हें कहा कि इसको बदल दो, उन्होंने कहा ठीक है। उनकी कॉस्ट पे ये मामूली रद्दोबदल हुआ है। मेरा ख्याल है ₹1,00,000 भी नहीं उनका लगा होगा, 1.5 लाख लगा होगा एक कोच पे। उन्होंने 3, 4, 5 दिन के अंदर इसको बदल डाला है, और ये हमारा राइट है। और भी अगर कोई मसला होगा तो उन्होंने पूरा करके देना है। अब जब 2,500 किलोमीटर कोच चलेगी फुल थ्रॉटल के साथ, हमारे लोकोमोटिव के साथ, तो जो जो चीज़ नज़र आएगी हम उसको ठीक नहीं करवाएंगे। हमें बस ये नज़र आया, हमने ठीक करवाया, ये ठीक करवा लिया। ब्रेक्स बिल्कुल ठीक थी, आप देखें। और ये रोज़ का काम है यहाँ पे, आपको पता है। जब भी कोई मशीन आती है उसका यहाँ पे हॉट टेस्ट होता है, उसको दौड़ाया जाता है, उसको यूज़ किया जाता है। जो भी प्रॉब्लम होते हैं वो उस कंपनी को बताए जाते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है, वो अपनी कॉस्ट के ऊपर उसको ठीक करके देते हैं। आपको याद है चाइनीज़ लोग को जो बिलोर साहब उसकी डाउन पेमेंट कर गए थे, उनके दौर में हुई थी पेमेंट, हमारे दौर में हमने लिए थे।
वो जब चले यहाँ पे तो जो 3000 पावर वाले थे उनमें से बाज के नीचे जो शीट लगी हुई थी वो शीट के अंदर अनसीन क्रैक्स आ गए थे जो ह्यूमन आई से नजर नहीं आते थे। याद करा रहा हूँ, आप में से बहुत से पुराने लोग हैं। वो मुझे रिपोर्ट हुआ, चाइनीज ने कहा जी हम रिपेयर कर देते हैं। हमने कहा ना, रिप्लेस करने हैं। तो वो 4 या 5 थे। हमने कहा नहीं, 4-5 नहीं रिप्लेस करने हैं, सबके रिप्लेस करने हैं, मुस्तकबिल में भी ना। उन्होंने सबके रिप्लेस कर दिए। तो ये क्या इशू है मुझे बताइए। आज तक वो दौड़ रहे हैं और चला रहे हैं रेलवे के काम को। आपने राई का पहाड़ बना दिया, बाज लोगों ने बात का बतंगड़ बना दिया। चले हमारी तो खैर है, हमें तो अब बदनाम करने का ठेका लिया हुआ बाज लोगों ने। चाइनीज एम्बेसी को सफारतकार एम्बेसी ने इसकी वजाहत की। अब चाइनीज को तो एनॉय ना करें बिला वजह, या तो कुछ हुआ हो, हुआ कुछ नहीं है। आप अपनी बोटी के लिए पूरा बकरा कौम का ज़िबा कर रहे हैं ना। आपका रेलवे पे एतबार उठे। लोग हैं सारे ही चोर हैं यार, सारे नालायक हैं। ऐसा नहीं है, सारे नालायक नहीं है। ये बेहतरीन लोग हैं जो बैठे हुए हैं। ये जो तनख्वाह मिलती है उससे 4 गुना काम करते हैं, शाम तक बैठ के काम करते हैं। कोई टीएडीए लेता है इनमें से? एक आना टीएडीए नहीं लेते। ये रात तो बैठते हैं 8 बजे तक यहाँ पे। छुट्टी का दिन, आज हफ्ते का दिन, पूरा पाकिस्तान के फेडरल गवर्नमेंट के अदारे बंद है, रेलवे का हेडक्वार्टर खुला हुआ। शाबाश कोई नहीं है। क्या पूछूं इनसे कि आप क्यों बैठे हुए हैं, आप घर क्यों नहीं गए, अपने बच्चों को टाइम क्यों नहीं दे रहे? कोई शर्म आनी चाहिए। एक पार्टी के स्पॉन्सर्ड जो वो पेजेस हैं उन्होंने उसको वायरल करना शुरू कर दिया है। एक एंकर को मैंने सुना, खातून को, उन्होंने कहा ये तो नाकारा हो गए, ये तो बर्बाद हो गए, ये चल नहीं सकते। और अब जब इस महीने ये चलेंगे ग्रीन लाइन में, फिर चुल्लू भर पानी में डूब मरे। अगर शर्म है तो जो नहीं है तो हया आनी चाहिए। काम है जर्नलिज्म यही है कि जहां गलती है उसकी निशानदेही करें, लेकिन एक जिम्मेदारी होनी चाहिए। और यहाँ पे एक साहब जो आप में बैठते थे वो हर बार यही धंधा करते हैं। उन्होंने ये काम किया, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। पिछली बार भी यही वो करतूत करते थे। ये बहुत बुरी बात है। आप हम पे तनकीद यार जितनी मर्जी कर लो, लेकिन लोगों को मायूस तो ना करो कि उनके अदारे काम ही नहीं कर रहे हैं। बेहतरीन काम करके भी ये सिला लेना है। ये जो कोचेज है 46 है, 230 का ऑर्डर है। 2017 में कंसीव किया था, इसको 2018 के एंड पे कॉन्ट्रैक्ट करना था, नहीं कर सके। 20-21 में किया। कॉन्ट्रैक्ट पिछले दौर में हुआ है, कंसीव हमारे दौर में हुआ है, डिलीवरी फिर हमें मिल गई है। बाकी सारा ये टीओटी है, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी है। सारी कोचेज बाकी पाकिस्तान में बनेंगी। इसके बाद पाकिस्तान को शायद जरूरत कम ही पड़े कोचेज कहीं से बनवाने की, हम यहां बनाएंगे। साथ मशीनरी भी ली है इन्होंने, हमारी उससे वर्कशॉप्स भी अपग्रेड हो रही हैं। शाबाशी कोई नहीं है इनको यार। आगे सुन लें, और कोचेज भी आ रही हैं। अब हैं 820 गुड्स वैगन्स, वो भी आपको पता है, वो भी पुराना प्रोजेक्ट था, वो भी इसी तरह लेट हो गया, तकरीबन 4 साल लेट हो गया। अब उनकी पहली डिलीवरी आ रही है। 70 फ्लैट बेड वैगन्स आ रही हैं जो इस महीने के एंड पे पाकिस्तान पहुंच जाएंगी। शिपमेंट हो चुकी है, रास्ते में। फ्लैट बेड वैगन्स आप समझते हैं बीट रिपोर्टर कितनी इंपॉर्टेंट है। वो कंटेनर्स को लेके जाएंगी, हमारी मूवमेंट बढ़ जाएगी, उससे इंशाल्लाह हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा। और ये टोटल 620 बाद में आनी है, वो सिर्फ मटेरियल आएगा, मैन्युफैक्चर पाकिस्तान की फैक्ट्री में होगा। अल्लाह का शुक्र है, उसकी भी टीओटी इन्होंने ली है साथ। तो ये हालात हैं, हम अपनी हैसियत से ज़्यादा काम कर रहे हैं, इन बुरे हालातों में काम कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इस बार 5 साल नहीं है, जाहिर है कम टाइम है, कि हम जितना इसको कवर कर सकते हैं करें। ये वो चेंज है। ये तस्वीर मैं यहाँ छोड़ के जाऊँगा, आप इसकी भी तस्वीर आराम से बना लीजिएगा कि ये पतला वाला पाइप ये था और अब ये लग गया। और ये प्रेशर पाइप है, प्रेशर पैदा करता है, ये सिग्नल देता है, ये ब्रेक नहीं लगाता, ये सिग्नल देता है ड्राइवर को। ये पड़ा हुआ जनाब, सलाह आम है यारान नुक्तादां के लिए। तो ये सारी बात है। अब आप कोई सवाल करें, मैंने आपने अपना मुद्दा बयान किया। हाँ, और इसके अलावा जो अच्छा जी, मैं समझ गया। इस समय ग्रीन लाइन के चलने में ताखीर की वजह सुन लें। ग्रीन लाइन में वाईफाई भी लगानी थी, जेनिटोरियल को आउटसोर्स करना था और टिकट के इन बिल्ट में खाना देना था। और खाना कहना देना आसान है, एक चलती ट्रेन को 3 जगह पे खाना देना, फ्रेश और गर्म और क्वालिटेटिव, दावा सारा कर देते हैं, उसके बाद ठुस हो जाता है और नाम महकमे का बदनाम होता है। तो जो इन्होंने TORs बनाए थे, हमारे पास दोस्तों ने, वो TOR ठीक नहीं थे, वो सारे TOR ठीक कराए, अपग्रेड कराए, ताकि हर बंदा XYZ बीच में ना घुसा है। क्वालिटेटिव कंपनियां हैं, वो इन्होंने बनाया। वो प्रोसीजर अब इनका तकरीबन 90-80% कंप्लीट है माशाल्लाह।
हम इस महीने के एंड पे ग्रीन लाइन अल्लाह के हुक्म से चला देंगे। इस वजह से डिले हुआ 15-20 दिन, और ये होना चाहिए था। उसमें इंफोटेनमेंट देनी है, उसमें आपने वाईफाई लगानी है, उसके अंदर आपने फीचर ऐड करने हैं, सर्विस देनी है, जेनिटोरियल दे दी है। जैसे पहले ग्रीन लाइन चलाई थी इंशाल्लाह ताला, तो टाइम लगता है चीज़ों को तैयार करने में। बाकी तमाम ट्रेन का सर एक दो करके हम चल रहे हैं, क्योंकि हम सारी चीज़ों को कैलकुलेट कर रहे हैं। एकदम सारी ट्रेनें चला नहीं सकते, जो चला सकती थी चला दी हैं, और पूरी कंपोजिशन से चलाएंगे। और ये भी जो प्राइवेट ऑपरेटर्स की ट्रेन्स हैं, मैं आपको क्लियर कर दूं, जिसने थोड़े बेंचमार्क पे ली हुई है वो हमने कोई नहीं चलानी। रेलवे को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, या अगर कहीं स्मेल भी आ गई कि किसी ने मिली भगत से ट्रेन लिया, तो बेंचमार्क जो भी है बैठ के रेलवे से नेगोशिएट करे आके। रेलवे अपने खर्चे पे नहीं प्राइवेट ऑपरेटर्स की ट्रेन चलाएगा, उनके खर्चे पे चलाएगा। हमें रेवेन्यू चाहिए, यहाँ पे आने की ज़रूरत है, तो कहाँ से लेके आए? तो जो बात मान रहा है और जो रेलवे से ताउन कर रहा है, उससे रेलवे ताउन कर रही है। बिल्कुल सीधी 2+2 बात है भाईजान। क्योंकि अगर मैं कोई और कार्रवाई नहीं कर रहा, मैं किसी पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, लेकिन ये तो नहीं है कि नज़र नहीं आ रही इन चीज़ें। ML1 पे जी, अब ये लास्ट है, क्योंकि अभी और प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाएंगी। ML1 पे जी हमने हुमायूं रशीद साहब की सरकर्दगी में यूनिट को फाल कर दिया है, उनको मैंने रीहायर किया है और ड्यू डिलीजेंस के ज़रिए किया है। तो अब चाइनीज़ साइड के साथ बात चल रही है, चाइनीज़ तैयार हो चुके हैं, उनकी मेहरबानी है। पिछले बीजिंग के दौरे में प्राइम मिनिस्टर साहब के वो मान गए हैं कि हम ML1 पे आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन वो एक बहुत ह्यूज प्रोजेक्ट है और बहुत लेट हो गया, उसकी कॉस्ट बढ़ गई हुई है। अब हम ये भी देखना है कि उसकी कॉस्ट को ज़रा रीज़नेबल कैसे करना है, और कुछ उसके जो कि स्टार्टअप उसको कहाँ से करना है, क्योंकि ये जो सैलाब आया है तो हाइड्रोलिक स्टडीज़ दोबारा करनी पड़ेंगी आपको, क्योंकि ये अनप्रेसिडेंटेड सैलाब था, जो दरियाई सैलाब नहीं था। तो वो स्टडी भी आपको दोबारा करनी है। और उसके बाद मैं इस वक्त जो हमारा मोस्ट क्रूशल एरिया है वो ML1 का, वो सिंध के अंदर है। तो हम अपनी तरजीहात को अब डाइवर्ट किया सिंध की तरफ, क्योंकि हम उसके पार्ट 1 में वो जो मुतासरा इलाका है उसके अंदर चाहेंगे कि ML1 जो है वो पहले उसके ऊपर काम शुरू हो। कुछ इधर होगा, ज़्यादातर काम उधर होगा, तो उस पर प्रोसेस चल रहा है। अभी मैं उसको आपको हतमी तारीख अभी नहीं दे सकता, पहले उन्होंने मौका दो। नहीं, इस तरह नहीं, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं। एक मिनट जी, 1 2 3 4 कराची से लेकर सिविल एविएशन बहुत सारी इलाके में जिसके खतरा हुआ है, रास्ते बन गए, मार्केट बन गई, पेशेंट बहुत से रुक गए। उसको बात कराने के लिए कुछ कैटेगरी या जो असल लोग थे वो ऑपरेशन जो है वो सर गुजारिश ये है कि अब तो इस वक्त कुछ हो नहीं रहा। वहाँ DGCA बैठे हुए हैं, खाकान मुर्तज़ा साहब तगड़े आदमी हैं, वो माफियाज के साथ लड़ रहे हैं। हमारे सेक्रेटरी चले गए हैं, शौकत साहब रिटायर हो गए हैं, बेहतरीन आदमी थे। कैप्टन सैफ अंजुम साहब आ गए हैं, वो भी तगड़े आदमी हैं। तो ये अब सब लगे हुए हैं, लेकिन सिविल एविएशन अथॉरिटी को लीगली साउंड करने की ज़रूरत है। उनका एक डायरेक्टोरेट ऑफ लीगल होना चाहिए उनके पास अपना, जैसे कि रेलवेज़ में हम बना गए थे, पिछले तोड़ गए थे, अब दोबारा बना रहे हैं हम। तो वहाँ पे डायरेक्टोरेट ऑफ लीगल बनेगा, जो ये बैटल लड़ेगा। ये एक दिन की जंग नहीं है, और कोई ऐसा काम नहीं करना कि जब तक मैं मौजूद हूँ या हमारे 2 अच्छे अफसर मौजूद हैं, लड़ाई चल रही है, जिस दिन गए तो काम खराब। तो सिस्टम बनाना पड़ेगा वहाँ पे, वो हम बना रहे हैं। और ये मैं बता दूं, जिस तरह रेलवे की ज़मीनें डिजिटाइज हम करवा गए थे, सिविल एविएशन भी अपनी ज़मीनें अब डिजिटाइज करवा रहा है, उनको इस ट्रैक पे डाल दिया हमने। नहीं, बारी बारी आएंगे, बारी बारी आएंगे। नहीं सर, इस तरह नहीं जवाब, ऐसे नहीं मुझे